जय जिनेंद्र दोस्तों। श्री गणेश आय नमः। मैं आपका दोस्त सनी जैन और आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। दोस्तों, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि वीडियो की नई नई जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, आज बात करेंगे हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, जिनको डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान भी चलाया था। भीमराव अंबेडकर जी ने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों में ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधियां हासिल की तथा अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में शोध कार्य भी किए। दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के प्रचार और चर्चाओं में शामिल होकर उन्होंने कई गतिविधियों में भी भाग लिया। उन्होंने राजनीतिक अधिकारों की वकालत करने और दलितों के लिए सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत की और भारत के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। हिंदू पंथ में व्याप्त कुरीतियों और छुआछूत की प्रथा से तंग आकर सन 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। 1990 में मरणोपरांत उनको भारत रत्न के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस अम्बेडकर जयंती के तौर पर भी मनाया जाता है। दोस्तों, इतनी महान शख्सियत की आज हम जन्म कुंडली पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, अब हम भीमराव अंबेडकर जी की जन्म कुंडली पर चर्चा करते हैं। ये एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने के समान है। एक ऐसी शख्सियत जो सर्वोच्च ऊंचाई पर भी गई है, जिसने जीवन में शुरुआत में बहुत कठिनाइयां भी फेस की है, फिर जीवन में एक ऐसा मुकाम भी हासिल किया है और भारत रत्न की उपलब्धि भी इनको प्राप्त हुई है मरणों उपरांत ही। लेकिन अपने जीवन काल में इन्होंने ऐसे ऐसे काम करके दिखाए हैं जिससे हर इंसान को गर्व की प्राप्ति हो। इसलिए इन्होंने कहा था, जीवन लंबा नहीं होना चाहिए, महान होना चाहिए। आखिर उनके ऐसे शब्दों ने दिल जीतने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भीमराव अंबेडकर की जन्म कुंडली के बारे में। उनकी जो जन्म तिथि है वो 14 अप्रैल 1891 है। उस दिन के ग्रहों के अनुसार जो हमें जन्म कुंडली प्राप्त हुई है वो मीन लगन की है। मीन लगन की जन्म कुंडली अनुसार ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है। दोस्तों, नाड़ी ज्योतिष में हम अगर लगन भी सही तरीके से पता ना हो तो हम गुरु को जीव मानकर उसका फलित कर सकते हैं, यानी गुरु को जीव कारक बोला जाता है। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में वर्णन किया है कि हम गुरु को जीव कारक मानेंगे। लेकिन ये मीन लगन की कुंडली जो इंटरनेट से प्राप्त है ये भी मुझे बिल्कुल सही लगती है। सही लगने का क्या कारण है मैं आपको बताऊंगा, जिससे इस बात की पुष्टि होगी कि ये लगन भी जो है भीमराव अंबेडकर जी का लगन बिल्कुल सटीक लगता है। इनमें कुछ ऐसी बातें हैं जो इसी लगन से सत्य प्रतीक हो रही हैं। लेकिन हम अगर लगन कोई भी सही ना माने तब भी हम गुरु ग्रह को लगन मानकर उसका फलित कर सकते हैं। लेकिन अब हम दोनों तरीकों से देखने का प्रयास करेंगे। आखिर भीमराव अंबेडकर की जन्म कुंडली में ऐसे कौन से अच्छे योग विद्यमान हैं और कौन से ऐसे योग हैं जिन्होंने उनको बहुत सारा परिश्रम करवाया और उनकी बहुत सारी परीक्षाएं ली। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर जी की जन्म कुंडली में जो गुरु ग्रह है वो जीव कारक होके द्वादश भाव में कुंभ राशि का बैठा हुआ है और इत्तेफाक से इनका लगन भी मीन है, जिसका स्वामी भी गुरु ही बनता है। तो गुरु को हम यहाँ पर जीव कारक ग्रह मानेंगे जो इनको स्वयं को रिप्रेजेंट करता है। गुरु के साथ शुक्र की युति है और त्रिकोण से चंद्रमा का प्रभाव भी है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि नाड़ी ज्योतिष में त्रिकोण के ग्रहों का बड़ा महत्व है, यानी इस जन्म कुंडली में चंद्र, गुरु और शुक्र का त्रिकोण संबंध है। यहाँ पर मैं आपको त्रिकोण संबंध बता रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है सूर्य, शनि और बुध। सूर्य, शनि और बुध त्रिकोण में है, यानी दूसरे और छठे भाव के स्वामियों का आपस में त्रिकोण बन रहा है। मंगल और राहु त्रिकोण में है, मंगल राहु की युति है, उसके त्रिकोण में कोई ग्रह नहीं बैठा, यानी 7वें और 11वें में। इसलिए हमने मंगल राहु को साउथ डायरेक्शन में लिख दिया है। यहाँ पर हम
राशि के अनुसार डायरेक्शन भी लिखेंगे, क्योंकि जो ईस्ट डायरेक्शन में जो ग्रह बैठे हैं वो है सूर्य। डिग्री वाइज हम देखेंगे, यहाँ पर मैंने ग्रहों की डिग्री भी लिखी है कि सूर्य 1 डिग्री का है, चंद्रमा 7 डिग्री का है, मंगल 3 डिग्री का है, बुध 20 डिग्री का है, गुरु 15 डिग्री का है, शुक्र 21 डिग्री का है, शनि 18 डिग्री का है और राहु केतु 15-15 डिग्री के हैं। तो डिग्री हिसाब मैंने युति इस प्रकार से लिख दी है कि सूर्य पहले आएगा, उसके साथ जो युति में है वो बुध बाद में आएगा, पहले शनि आएगा, क्योंकि शनि की डिग्री सूर्य के बाद है। देखिए सूर्य 1 डिग्री का है और शनि 18 डिग्री का है, उसके बाद बुध 20 डिग्री का है। तो पहली युति जो हमारी बनती है जो ईस्ट डायरेक्शन में बनती है वो है सूर्य शनि और बुध। दूसरी युति जो बनती है मंगल राहु। मंगल राहु की डिग्री देखिए आप 3 डिग्री और 15 डिग्री, इसलिए हमने मंगल को पहले लिख दिया और राहु को बाद में। साउथ डायरेक्शन जो 2, 6 और 10 राशियां होती हैं उसकी डायरेक्शन साउथ होती है। अब हमने लिखा है चंद्र गुरु और शुक्र, क्योंकि चंद्र की डिग्री कम है। देखिए चंद्र 7 डिग्री का, शुक्र 21 डिग्री का है और गुरु 15 डिग्री का है, इसलिए चंद्रमा पहले आएगा, गुरु बाद में आएगा और उसके बाद शुक्र आएगा। तो चंद्र गुरु और शुक्र को हमने वेस्ट डायरेक्शन में लिख दिया। और केतु जो है अकेला ही बैठा है वृश्चिक राशि में, मीन राशि और कर्क राशि खाली है, तो हमने नॉर्थ डायरेक्शन में सिर्फ केतु को लिख दिया है। इस प्रकार से हमने सभी ग्रहों को यहाँ पे लिख दिया है। ये आप देख रहे हो नाड़ी ज्योतिष में हमें त्रिकोण के ग्रहों को निकाल कर रख लेना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में बैठे हैं ये भी हम नोट कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं गुरु जीव कारक शुक्र के साथ और चंद्रमा के त्रिकोण संबंध बनाकर बैठा हुआ है। दोस्तों गुरु पर शनि का प्रभाव भी है, शनि वक्री है, शनि गुरु और शुक्र को देख रहा है, तो यहाँ पर गुरु पर शनि का प्रभाव भी है। हमने कर्म कारक शनि की जो पिछली वीडियो में चर्चा की है कि कर्म कारक शनि से हम प्रोफेशन देखते हैं, तो यहाँ पर जो शनि है वो सिंह राशि में बैठा हुआ है। सिंह राशि राज दरबार की राशि है, गवर्नमेंट की राशि है, अथॉरिटी की राशि है। जब शनि सिंह राशि में बैठता है तो वो बहुत पावरफुल हो जाता है, लेकिन उसके साथ संबंध कौन से बन रहे हैं? मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जब शनि के साथ गुरु और शुक्र का संबंध बन जाए तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा तरक्की करता है, बहुत ज़्यादा फेमस होता है। शनि को दोनों गुरु देख रहे हैं, देव गुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य शुक्र भी देख रहा है, यानी शनि के अंदर जो क्वालिटी है वो गुरु शुक्र की भी आ गई। त्रिकोण से सूर्य और बुध का संबंध भी बन रहा है, यानी शनि के कर्मों में यहाँ पर इतने सारे ग्रह देख रहे हैं और सभी ग्रह बहुत ही अच्छे हैं जो शनि को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि शनि वक्री भी है, वक्री होकर वो कर्क राशि का प्रभाव भी लेगा, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष में पिछले ग्रह का प्रभाव भी 50% माना जाता है। अगर कोई ग्रह वक्री होता है तो शनि को हम कर्क राशि में भी मानेंगे और कर्क राशि से केतु से भी उसका संबंध बनेगा जो शनि के कर्मों में रुकावट डालेगा। यानी भीमराव अंबेडकर जी के कर्मों में बहुत सारी रुकावटें भी आई, लेकिन शनि इनका इतना प्रबल है कि गुरु शुक्र बुध सूर्य से संबंध बनाकर इनको सरकार से इतना बेनिफिट हुआ, क्योंकि ये तो सरकार की राशि में बैठा हुआ है, ऊपर से उच्च के सूर्य से भी त्रिकोण संबंध बना रहा है। बुध के कारण उच्च क्वालिटी की इंटेलिजेंसी भी इनके अंदर है, इनका दिमाग बहुत तेज है, क्योंकि बुध शनि सूर्य शुक्र गुरु का संबंध बन रहा है जो इनको इतनी प्रसिद्धि और फेमस दिला रहा है। और शुक्र के कारण इनको जीवन में भौतिक सुखों की भी प्राप्ति यहाँ पर दिखा रहा है कि धन अर्जन के सोर्स भी यहाँ पर दिखा रहा है। लेकिन आपने देखा होगा कि भीमराव अंबेडकर जी का जो जीवन था, शुरुआती जीवन बहुत सारा कठिनाइयों भरा था। अगर इतनी पावरफुल ग्रह हैं तो फिर इनको जीवन में कठिनाइयाँ क्यों आई, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उसके लिए हमें गुरु पर पड़ने वाले प्रभाव भी देखने होंगे कि गुरु का प्रभाव क्या पड़ रहा है। इस कुंडली में आप देख रहे हो कि गुरु शुक्र के साथ है और शुक्र तीसरे और 8वें घर का स्वामी भी है। तीसरा घर जो मेहनत का है, पराक्रम का है, और 8वां घर जो कठिनाइयों का है, जो मुश्किलों का है, उसके साथ गुरु की युति है। गुरु के साथ शुक्र की युति है और शुक्र 3 और 8 भाव का स्वामी होकर 12वें घर में बैठा है, तो गुरु के जीवन में शुरुआत में वो इनको काफ़ी मुश्किलों से रूबरू करवाएगा, मुश्किलों से सामना करवाएगा। और शनि का प्रभाव भी 6ठे घर से पड़ता है और 6 और 12 भाव के कारण जीवन में बहुत सारी परेशानियां भी आएंगी। इसमें एक ऐसा योग है जो पूरी कुंडली की दिशा ही बदल देता है, उस दिशा को हमने देखने का प्रयास करना है। इस कुंडली में माला श्री परिवर्तन योग है। आपने वैदिक ज्योतिष में सुना होगा कि गो ग्रह आपस में परिवर्तन करते हैं, लेकिन नाड़ी ज्योतिष में 4 ग्रहों का भी परिवर्तन होता है एक साथ
3 ग्रहों का भी हो सकता है, 5-5 ग्रहों का भी हो सकता है। तो यहाँ पर मालाश्री परिवर्तन के कारण ये जो गुरु है इसको इतना ज़्यादा सपोर्ट भी मिलता है, और राहु के प्रभाव के कारण गुरु को जीवन में परेशानियां भी बहुत आती हैं। ये परेशानियां किस प्रकार से आएंगी, मैं 1 मिनट आपको बोर्ड के माध्यम से यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, इस जन्म कुंडली में मालाश्री परिवर्तन योग है। नाड़ी ज्योतिष में मालाश्री परिवर्तन योग की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आप देखोगे कि मालाश्री परिवर्तन योग किस प्रकार से बनता है। आप देखो, मंगल वृषभ राशि में है। देखिए दोस्तों, मंगल वृषभ राशि में है, शुक्र कुंभ राशि में है, और शनि सिंह राशि में है, और सूर्य मेष राशि में है। देखिए, चारों ग्रह एक दूसरे की राशियों को परिवर्तन कर रहे हैं, यानी मंगल शुक्र की राशि में, शुक्र शनि की राशि में, शनि सूर्य की राशि में, और सूर्य मंगल की राशि में। ये होता है 4 ग्रहों का आपसी परिवर्तन, जिसको बोला जाता है मालाश्री परिवर्तन योग। इस मालाश्री परिवर्तन योग से सभी ग्रहों का परिवर्तन से गुरु के साथ संबंध बनता है, यानी परिवर्तन से गुरु के साथ मंगल का भी बनेगा, गुरु के साथ सूर्य का भी बनेगा, और शनि का भी बनेगा। शनि का तो वैसे भी सप्तम से बन रहा है। तो इस प्रकार से सभी ग्रह एक एक बारी बारी से अपने अपने घरों में परिवर्तित होंगे। परिवर्तन से सभी ग्रहों के साथ राहु का प्रभाव बन जाएगा। देखिए, मंगल के साथ राहु का, शुक्र के साथ राहु का, शनि के साथ राहु का, सूर्य के साथ राहु का, और जो मंगल राहु के साथ बैठा है वो भी परिवर्तन से गुरु के पास आएगा राहु का प्रभाव लेकर। तो इतने सारे प्लैनेट जो जीव से मिल रहे हैं, यानी भीमराव अंबेडकर जी से मिल रहे हैं, जो उनको जीवन को दिशा देने को आतुर हैं, यानी यहाँ पर महाप्रताप योग भी बनेगा गुरु सूर्य और मंगल से, जो जीवन की सर्वोच्च ऊंचाई पर लेके जाएगा। हर तरह से इनको जीवन कैरियर में सफल बनाएगा। लेकिन राहु के प्रभाव से जीवन में बहुत परेशानियाँ आएंगी। आपने देखा होगा, शुरुआत में इनको जो दलितों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, अछूत कहकर कहा जाता था। राहु का प्रभाव किस प्रकार से यहाँ पर जुड़ रहा है। राहु के प्रभाव से एक तो यहाँ पर आप देखोगे कि अष्टमेश शुक्र का प्रभाव भी जुड़ेगा मालाश्री के साथ, और षष्ठेश सूर्य का प्रभाव भी जुड़ेगा। तो इस प्रकार से राहु यहाँ पर पापी हो जाता है, जो गुरु के साथ संबंध बनाकर गुरु को पीड़ित करता है। हमने पॉजिटिव पॉइंट देखे हैं, लेकिन ये भी देखिए कि उनके जीवन में जीव पर कितना सारा संकट भी था। आप देखोगे कि अंतिम समय पे भी उनके साथ बहुत सारी घटनाएं हुई। किस प्रकार से वो, उनकी आयु भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, वो कम आयु में ही वो इस दुनिया से चले गए, क्योंकि उनको बहुत सारे रोग भी हो गए थे। राहु के कारण उनके जीवन पर भी संकट था। तो जो राहु ने उनको सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंचाया, वही राहु ने उनके जीवन को भी डैमेज किया है। तो राहु के प्रभाव यहाँ पर राहु पापी भी हो जाता है। तो इस प्रकार से राहु ने मालाश्री परिवर्तन के जरिए, अन्य ग्रहों के परिवर्तन के जरिए गुरु से प्रभाव बनाया है, लेकिन राहु के बुरे प्रभाव के कारण उनके व्यक्तिगत जीवन में इसकी बहुत हानि भी हुई है। तो एक ग्रह अगर कुछ देता है तो दूसरा ग्रह उससे ले भी लेता है। तो हमने यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट यही देखने हैं कि इनकी जो जन्म कुंडली में इतने सारे प्लस पॉइंट है, जो इनको इतना डेडिकेशन और इतना जुनूनी बनाया कि इन्होंने इतने सारे दुख दर्द सहने के बावजूद भी जे दुनिया के लिए इतना कुछ करके गए हैं। कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो पता ही है उनके जीवन के बारे में कि क्या क्या किया है उन्होंने। तो जन्म कुंडली के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुरु पर जो प्रभाव पड़ रहे हैं वो उनके जीवन में आने वाले कर्मों को दिखाते हैं। शनि कर्म कारक यहाँ पर बहुत स्ट्रोंग है, क्योंकि सभी ग्रहों के साथ ऑलमोस्ट शनि का संबंध बन रहा है। आपने देखा होगा वो राजनीति भी अच्छा करते थे, वकालत भी की है उन्होंने, और यहाँ तक कि राज्यसभा या अन्य सभी पॉलिटिशियन में भी उनका योगदान रहा है। समाज की कुरीतियाँ हटाने में भी योगदान रहा है। इतने सारे उनके फील्ड में उन्होंने अपना हाथ जमाया है, और जनता के साथ उन्होंने न्याय करने की कोशिश की है, जनता के लिए लड़े हैं। तो शनि के इतने सारे ग्रहों के साथ इन्वॉल्वमेंट होने से, गुरु की इतने ग्रहों के साथ इन्वॉल्वमेंट होने से ये जनता के लिए कुछ कर पाए, क्योंकि 12वां भाव जो है वो कुछ देने का भी होता है, जनता को कुछ देने का होता है, डिवोशन का होता है। और 12वें भाव से अगर लगने चला जाए तो ऐसे इंसान की सोच दूरदर्शी हो जाती है, सोच इतनी दूरदर्शी होती है जो जनता की भलाई के काम आती है। तो इस प्रकार से भीमराव अंबेडकर जी की जो हम जन्म कुंडली देख रहे हैं, उसमें ये गुरु और शनि की जो भूमिका है मैंने आपको बताई कि मालाश्री परिवर्तन योग ने उनके जीवन को सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। अब हम ये भी देखेंगे उनकी जन्म कुंडली में कि आखिर उन्होंने बौद्ध धर्म क्यों अपना लिया, बौद्ध धर्म अपनाने के पीछे किन ग्रहों का योगदान है, ये देखने का प्रयास करते हैं।
दोस्तों, अब हम धर्म परिवर्तन की बात करते हैं। बौद्ध धर्म आखिर क्यों अपनाया गया? आप देखोगे कि नाइन्थ हाउस जो है रिलीजियस का है, हमारे धर्म का है। नाइन्थ हाउस के साथ अगर किसी प्रकार से राहु केतु का संबंध बन जाता है तो ऐसे हमने देखा है कि ऐसा या तो इंसान बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी हो जाता है या अन्य धर्म की ओर आकर्षित होता है। जहाँ पर नाइन्थ हाउस में राहु केतु का प्रभाव है और नाइन्थ लॉर्ड मंगल के साथ भी राहु का प्रभाव है, इसलिए इस जन्म कुंडली को हम सही मानेंगे, क्योंकि नाइन्थ लॉर्ड के साथ भी राहु और केतु का प्रभाव जुड़ रहा है। और हम अगर दूसरा देखें कि ये जो होगी स्थिति ये सबकी जन्म कुंडली में हो सकती है, यानी नाइन्थ लॉर्ड में राहु केतु का संबंध बन जाए या नाइन्थ लॉर्ड के साथ बन जाए, लेकिन इतनी सी बात से सभी अपना धर्म परिवर्तन नहीं करते। आखिर और क्या कारण है? और कारण दोस्तों, जब तक जीव पर राहु का प्रभाव ना जाए, नाइन्थ लॉर्ड का प्रभाव ना जाए, तब तक धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता। गुरु जो जीव कारक है, गुरु जो हम स्वयं हैं, आप देखोगे कि इस जो गुरु कुंभ राशि में है, मैंने आपको कहा था कि मालाश्री परिवर्तन योग से राहु का संबंध गुरु से बनता है। यहाँ पर जो मंगल परिवर्तन करेगा, नाइन्थ लॉर्ड जो मालाश्री परिवर्तन योग में शामिल है, उसका संबंध गुरु से बनेगा। सूर्य का संबंध बनेगा और शनि का संबंध बनेगा। सूर्य का संबंध, सूर्य जो हमारी आत्मा का कारक है, हमारे जमीर का कारक है, उस पर भी नाइन्थ लॉर्ड का प्रभाव और राहु का प्रभाव आ रहा है। इसलिए मैंने पहले युति में भी लिखा था सूर्य राहु, शनि राहु, मंगल राहु और शुक्र राहु। तो राहु का प्रभाव हमारी आत्मा पर भी पड़ रहा है, नाइन्थ हाउस के स्वामी के साथ भी पड़ रहा है, गुरु के जीव कारक के साथ भी पड़ रहा है। आप देखोगे कि गुरु जो 15 डिग्री का है, उसका जो नक्षत्र स्वामी होगा वो भी शतभिषा होगा। गुरु शतभिषा नक्षत्र जो राहु का नक्षत्र है उसमें ही बैठा हुआ है। और मालाश्री परिवर्तन योग से भी राहु का संबंध गुरु से बनता है, जिस कारण नाइन्थ लॉर्ड के साथ राहु का संबंध बना, गुरु के साथ राहु का संबंध बना, सूर्य के साथ राहु का संबंध बना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऐसा जातक दूसरे धर्म को अपना सकता है। उसकी जो कुरीतियां हैं अपने धर्म में, उससे दुखी होकर वो दूसरे धर्म में जा सकता है, क्योंकि इतने सारे ग्रहों से राहु का संबंध बन रहा है और नाइन्थ हाउस का संबंध बनना सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसलिए इस जन्म कुंडली में भीमराव अम्बेडकर जी ने अंतिम समय में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक गुरु की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, जब तक हमारी स्वयं की हामी नहीं होगी, तब तक धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता। उसके साथ नाइन्थ हाउस और राहु का संबंध होना जरूरी है, जो इस जन्म कुंडली में बनता है। मालाश्री परिवर्तन योग आपको समझ आ गया होगा कि जब कोई ग्रह, 3 ग्रह हों या 4 ग्रह हों जो आपस में परिवर्तन कर ले, उसका संबंध अगर किसी प्रकार से बन जाए, यहाँ पर गुरु सभी ग्रहों से संबंध बना रहा है, जो एक अच्छी बात भी है और उसके कई पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आए। और बुरी इम्पैक्ट में हम देखेंगे कि उनकी हेल्थ काफ़ी ख़राब रहती थी, अंतिम समय में भी उनकी हेल्थ काफ़ी ख़राब रही, इसलिए वो इस दुनिया से जल्दी चले गए। 1952 के आसपास उनकी मृत्यु हो गई थी, 1956 के आसपास, तो काफ़ी जल्दी वो चले गए। लेकिन इस संसार को अपनी सोच देकर गए हैं ताकि जनता उसका सही इस्तेमाल कर सके। दोस्तों, वीडियो को अंत करने से पहले एक बात बताना भूल गया, यहाँ पर हम शिक्षा का भी विचार करेंगे। आखिर उनके पास इतनी सारी डिग्रियाँ क्यों थी? बुध से हम शिक्षा का विचार करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, बुध मंगल की राशि में है। बुध अगर मंगल की राशि से संबंध बनाएगा तो ऐसे इंसान की जो बुद्धि होगी वो तर्कशील होगी। यहाँ पर नाड़ी ज्योतिष में एक बात कही जाती है कि बुध की डिग्री ज़्यादा हो और मंगल की डिग्री कम हो तो ऐसे इंसान की शिक्षा बहुत अच्छी होती है, ऐसे इंसान की शिक्षा पर अहंकार हावी नहीं होता। इसलिए मंगल की डिग्री ज़्यादा हो तब शिक्षा में रुकावट होती है। यहाँ पर देखोगे कि बुध 20 डिग्री का है और मंगल 3 डिग्री का है, और बुध के अगले घर में मंगल भी बैठा है, लेकिन फिर भी शिक्षा में कोई रुकावट नहीं है। आप देखोगे कि जो मालाश्री परिवर्तन योग हुआ है उसमें बुध, शुक्र और गुरु का संबंध भी बना है। परिवर्तन से बुध, सूर्य, गुरु का संबंध बनने से सरस्वती योग का निर्माण हो गया है। वैसे भी बुध के एकादश भाव में, बुध दूसरे भाव में बैठा हुआ है और उसके एकादश भाव में यानी 12वें घर में शुक्र गुरु बैठे हैं, जो सरस्वती योग बना रहे हैं। बुध पर अच्छे प्रभाव पड़ रहे हैं। उच्च का सूर्य भी साथ में बैठा हुआ है, बुध पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं है, जिस कारण हम कह सकते हैं इस जातक की शिक्षा बहुत अच्छी होगी। बहुत सारी डिग्रियां इसके पास होगी, बहुत सारी उच्च शिक्षाएं इसको मिलेगी। शनि के प्रभाव से इन्होंने वकालत भी की है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा जातक वकालत भी कर सकता है और बहुत सारी डिग्रियां भी हासिल कर सकता है। शनि छठे घर में बैठता है तो ऐसा इंसान जनता के लिए कुछ करना चाहता है, सर्विंग करना चाहता है। तो छठे घर में बैठा हुआ शनि जो सिंह राशि में है वो समाज के लिए कुछ करने को प्रेरित करता है।
तो इस हिसाब से जो मीन लगन की कुंडली है वो बिल्कुल सही प्रतीक हो रही है, लगन के हिसाब से भी सही प्रतीक हो रही है और जीव कारक गुरु माने तब भी सही प्रतीत हो रही है। आप देखोगे इस जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है क्योंकि वो मंगल और शनि और राहु के बीच में फंसा हुआ है। और हम कह सकते हैं कि इस जातक की माता का जीवन भी यहाँ पर कष्टकारी है। इसलिए भीमराव अंबेडकर की जो माता है वो 5 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। जब भीमराव अंबेडकर जी 5 वर्ष थे तभी इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। और तत्कालिक जो 4th हाउस का स्वामी है बुध, उसके आगे भी राहु मंगल माता के जीवन में रुकावट पैदा कर रहे हैं, जो जन्म के बाद स्थिति बनती है। शिक्षा के लिए अन्य ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन 4th हाउस संबंधी मैटर के लिए बुध की स्थिति में राहु और मंगल रुकावट पैदा कर रहे हैं। तो नाड़ी ज्योतिष से हम बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं, जहां पर मैंने इस वीडियो के माध्यम से भीमराव अंबेडकर के जीवन के बारे में, उनके बौद्ध धर्म के बारे में और गुरु और शनि की पोजीशन के बारे में बताने की कोशिश की है कि गुरु किन हालातों में यहाँ पर अच्छा है और शनि किन हालातों में यहाँ पर अच्छा है। शनि कर्म कारक को हम किस प्रकार से जज करेंगे। मैंने कहा था कि शनि पर शुक्र राहु का प्रभाव, शुक्र गुरु का प्रभाव हो। दोस्तों, शनि पर शुक्र गुरु का प्रभाव हो तो ऐसा इंसान को जीवन में अपार सफलता मिलती है। और उच्च के सूर्य और बुध के साथ संबंध होने से शनि के अंदर और सारी पावर आ गई है। शनि अत्यंत बलशाली हो गया है, इसलिए ये जीवन में बहुत ही ज़्यादा सर्वोच्च शिखर पर गए हैं। यहाँ कहती भारत रत्न भी इनको प्राप्त हुआ है। गवर्नमेंट में रहकर इन्होंने सेवा की है, जनता की सेवा की है। तो इन सब बातों से साबित होता है कि शनि की पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। गुरु की पोजीशन भी बहुत अच्छी है, लेकिन राहु के प्रभाव से आप देखोगे कि गुरु की डिग्री 15 है, राहु की डिग्री 15 है। जब दोनों एक ही अंश पर है तो राहु अगर बहुत कुछ देगा तो इनसे बहुत कुछ छीन भी लेगा, क्योंकि राहु जीवन में कष्ट पैदा करता है। गुरु जीव है तो राहु संकट है, तो उनके जीवन में संकट पैदा भी राहु ने किए हैं। तो इस दोस्तों, भीमराव अंबेडकर जी की वैवाहिक जीवन के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इनके 2 विवाह हुए थे। पहली पत्नी रमाबाई अंबेडकर थी, जिनका बीमारी के कारण निधन हो गया था, और दूसरी पत्नी इनकी सविता अंबेडकर थी, जो डॉक्टर शारदा कबीर थी, जिन्होंने शादी के बाद अपना नाम सविता अंबेडकर कर लिया था। दोस्तों, अगर हम जन्म कुंडली में देखें कि शुक्र के साथ गुरु का संबंध है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस जातक की शादी होगी, क्योंकि गुरु शुक्र की युति पर अगर शनि की दृष्टि आ जाए तो ऐसे इंसान की शादी बहुत जल्दी हो जाती है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शुक्र पर अगर गुरु और शनि दोनों का प्रभाव एक साथ आ जाए तो अर्ली मैरिज का योग बनाता है। और परिवर्तन से मंगल का प्रभाव भी गुरु शनि पर आता है, जो अर्ली मैरिज को इंडिकेशन करता है। यहाँ पर इनका बाल विवाह हुआ था, क्योंकि देश काल पात्र भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि उस समय बाल विवाह आसानी से हो जाते थे। आज के संदर्भ में ये स्थिति शायद उतनी स्टीक ना बैठे, लेकिन अर्ली मैरिज जो हम कह सकते हैं कि 22-25 साल की उम्र में हो सकती है, अगर ये योग आज किसी जन्म कुंडली में विद्यमान हो। तो शुक्र और मंगल पर जब गुरु और शनि का एक साथ प्रभाव पड़ जाता है तो ऐसे इंसान की शादी अर्ली हो जाती है, जल्दी हो जाती है। तो दोस्तों, इस जन्म कुंडली में जो शुक्र है वो शनि की राशि में बैठा है और शनि द्वारा ही दृष्ट है। शनि वक्री है तो छठे घर से शुक्र पर प्रभाव भी डालता है, जिस कारण वो शुक्र को पीड़ा भी देता है। और शुक्र जब परिवर्तन करता है, आप देखोगे कि जो मालाश्री परिवर्तन मैंने आपको बताया था, ये शुक्र चलकर यहाँ आएगा, राहु के पास आएगा, और मंगल चलकर यहाँ आएगा। तो इस प्रकार से जो प्रभाव है जो शुक्र का राहु से बनेगा, पत्नी पीड़ित होगी और पत्नी का बीमारी से निधन भी होगा, क्योंकि जो ये शुक्र है ये सूर्य के साथ भी अदला बदली करेगा, जो छठे घर का प्रभाव भी लेगा, क्योंकि मालाश्री में सभी ग्रहों में भ्रमण करेगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से वो शुक्र है जो पीड़ित हो जाएगा, और इस कारण उनकी पत्नी का बीमारी के कारण निधन हो गया था। और दूसरी पत्नी का इन्होंने, जब ये बीमार अवस्था में, तब इन्होंने दूसरी शादी की। आप देखोगे कि गुरु के त्रिकोण में चंद्रमा भी है। चंद्रमा जो इनकी माता के समान ही केयर करता है, क्योंकि गुरु के साथ 2 स्त्री ग्रहों का संबंध बना हुआ है, शुक्र और चंद्रमा। चंद्रमा यानी इनके जीवन में कोई दूसरी स्त्री भी जरूर आएगी जो इनको पत्नी का सुख देगी, क्योंकि जब पहली पत्नी की डेथ हो जाती है तो चंद्रमा यहाँ पर दूसरी पत्नी का रोल निभाने लग जाता है, जो उनकी सेवा करता है। क्योंकि डॉक्टर शारदा कबीर ने इनकी सेवा की, क्योंकि चंद्रमा सेवा का कारक है, जो चौथे घर से हम त्रिकोण में 12वें घर में इसको लेके जाएंगे, वो गुरु की सेवा करेगा, और उसके कारण गुरु उससे शादी कर लेता है। विवाह के बाद चंद्रमा शुभ बुध के रूप में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष में दूसरी पत्नी का कारक ग्रह बुध बनता है। इसलिए
जो इनकी दूसरी पत्नी होगी वो बुध ग्रह से देखी जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैंने चंद्रमा के स्वरूप की बात की है, जो इनकी सेवा के रूप में आई थी, जिन्होंने शादी के बाद उसने बुध का रूप ले लिया। जो इनकी दूसरी पत्नी सविता अम्बेडकर के रूप में यहाँ पर दिखाई देगी। जो बुध है इनकी दूसरी पत्नी है। आप देख सकते हो भीमराव अम्बेडकर के जीवन में किस प्रकार से इनकी 2 शादियां हुई। पहली पत्नी का निधन किस प्रकार से हुआ, क्योंकि शुक्र काफ़ी पीड़ित हो गया है। शुक्र 8 भाव का स्वामी भी है, जो राहु से मिल रहा है। इस कारण शुक्र को पीड़ा हो रही है, जिस कारण इनकी पत्नी का देहांत हो गया था और दूसरी पत्नी इनके जीवन में आई जब ये काफ़ी बीमार अवस्था में थे। उन्होंने इनकी काफ़ी सेवा की। इस कारण जो दूसरी पत्नी थी वो चंद्रमा के रूप में इनके जीवन में सेवा भाव करने के उद्देश्य से इनके साथ उन्होंने शादी की। तो दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर का जीवन मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है। इन सभी बातों में मैंने आपको कहा है कि नाड़ी ज्योतिष में हमें मूलभूत सिद्धांतों को देखना होगा कि कौन सा ग्रह परिवर्तन कर रहा है, किन किन ग्रहों का त्रिकोण संबंध बना रहा है। नाड़ी ज्योतिष में वैदिक दृश्यों की अपेक्षा हम 3, 11, 2, 12 त्रिकोण दृष्टियाँ ज़्यादा लेंगे। इसलिए यहाँ पर प्रोग्रेशन का बड़ा महत्व होता है। प्रोग्रेशन एक लंबी प्रक्रिया है, वो किसी अन्य वीडियो में कभी चर्चा करेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको गुरु के बारे में बताया है और शनि के बारे में खास तौर पे बताया है। उनके जीवन की जो विभिन्न घटनाएं हैं उनके बारे में चर्चा करने का यहाँ प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।